नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, आप पीछे तस्वीर में एक व्यक्ति को देख पाएंगे। इनका नाम प्रवीर पुरकायस्थ जी है। तो इनको क्या किया गया था? इनको यूएपीए के थ्रू गिरफ्तार किया गया था पिछले साल। और अभी क्या हुआ है, 15 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास किया है उनको छोड़ देने के लिए। और कहा है कि इनका जो अरेस्ट था वो इलीगल था। ठीक है, गैर कानूनी ढंग से इनको गिरफ्तार किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू, जो 1967 का एक्ट है, इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। ये एक न्यूज मीडिया चैनल जो जिसका नाम न्यूज क्लिक है, उसके मालिक है, ऑनर है। तो इन पर आरोप ये लगाया गया था कि ये चाइनीज फंडिंग के थ्रू, चीनी फंडिंग के थ्रू अपने चैनल को रन कर रहे हैं और ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। और इसी आरोप में उन्हें इसी के बहुत सारे यूएपीए के बहुत सारे धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। और कुछ कुछ इसमें आईपीसी के भी धारा थे जिसके तहत गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लिया जाए कि यूएपीए मेनली किस चीज को लेकर काम करता है। तो ये टेररिस्ट अटैक्स को लेकर काम करता है, मतलब रोकने का काम करता है। मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई व्यक्ति किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। साथ ही ये फंडिंग को रेगुलेट करता है कि कहीं ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र या ऐसे पर्पस के लिए तो कोई फंडिंग नहीं आ रही है जिससे देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और आगे के देखते हैं इसके प्रावधान क्या क्या है यूएपीए का। तो यूएपीए 1967 में, जैसा कि मैंने बताया कि ये कानून है उस समय का, और इसमें संशोधन किया गया था 2019 में। ठीक, तो मेनली ये क्या करता है कि यूएपीए जो है वो इंडियंस और फॉरेनर्स यानी कि विदेशी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। साथ ही साथ ये अगर भारत में किया गया कोई भी ऐसा अपराध है जो देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ अगर देश के खिलाफ विदेशों में भी ऐसे कोई कृत्य किए जा रहे हैं, वहां पर भी उस चीज को कंट्रोल करता है। यानी कि ये सिर्फ देश में ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर कोई व्यक्ति है जो बाहर के देश में रहकर भी देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ भी लागू होता है। 2019 में संशोधन हुआ। 19 में संशोधन करके इसके पावर्स को और बढ़ा दिया गया। कहा गया कि जो एनआईए का ऑफिसर्स हैं, उसमें जो इंस्पेक्टर स्तर का जो ऑफिसर है, वो व्यक्ति भी ऐसे मामलों की जांच कर सकता है, यूएपीए से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। और उसके साथ क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट है उसमें ऐड कर दी कि अभी तक क्या किया जाता था कि संगठन को आतंकवादी संगठन के तौर पे काउंट किया जाता था, लेकिन 19 के बाद से किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी के तौर पे काउंट किया जाने लगा। यानी कि यूएपीए की धारा के अंतर्गत में पहले संगठन आता था, अब संगठन के साथ साथ एक सिंगल व्यक्ति भी आता है। ठीक, और उसके अलावा डीआईजी के परमिशन के बाद से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के परमिशन के बाद से, जो आरोपी हैं या फिर जो प्रूफ हो चुके हैं टेररिस्ट के तौर पे, उनके घर को, उनके संपत्ति को अधिग्रहण करने का प्रावधान करता है। और जब इतनी शक्तियां इस अधिनियम को मिली हैं, तो इस पे आरोप लगता है कि सरकार को एक्सट्रीम पावर दे देता है कि वो किसी को भी अपने मनमानी तौर पे, मनमर्जी तौर पे कंट्रोल कर सकती है। ये आरोप लगता है। और कहीं ना कहीं पुरकायस्ते जी के मामले में, इनके मामले में भी ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल करके इनके अरेस्ट को इन्हें छोड़ दिया है। ठीक, अब आगे जानते हैं कि मामला क्या रहा कोर्ट में। तो ये कपिल सिब्बल जी हैं, बहुत बड़े वकील हैं। ये पुरकायस्ते जी के यानी कि प्रवीर पुरकायस्थ जी के वकील थे। और साथ ही साथ ये एस वी राजू जी हैं। ये राजू जी हैं, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये थे। और जबकि प्रवीर पुरकायस्थ जी की तरफ से कपिल सिब्बल जी थे। अब तर्क क्या चल रहा था, बातचीत चली कि क्यों, अब जाहिर सी बात है रद्द किया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क रहा होगा। तो इन्होंने कहा, जो कपिल सिब्बल हैं, कि हमारे जो क्लाइंट है यानी कि प्रवीर जी हैं, उनको आधार नहीं बताया गया गिरफ्तारी का, कि किस आधार पे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि ये आधार बताना अनिवार्य होता है। और इसका हवाला देते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 22(1) का, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का आधार जितना जल्दी हो सके बताया जाना चाहिए।
मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उसका गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा पुलिस की तरफ से। आपने देखा होगा फिल्मों में कि कोई पुलिस वाला आता है और कहता है कि फलना के कत्ल में आपको गिरफ्तार किया जाता है और हथकड़ी दिखाता है, कारण बताता है कि फलना कत्ल में। तो ये एक्चुअली एक कानून ही है, ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के थ्रू है कि हमको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो हमें बताया जाएगा कि किस आधार पे गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, पहला कारण इन्होंने ये बताया कपिल सिब्बल ने। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि एक पिछले वर्ष 2023 में एक पंकज बंसल बनाम बनाम भारत संघ नाम से केस हुआ था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसने यह फैसला दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो लिखित वे में उसके गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ये अनिवार्य है। तो इन्होंने कहा कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में, इसके भी खिलाफ ये था। ठीक है, इसी का तोड़ देते हुए, जवाब देते हुए ये जो राजू जी हैं, इन्होंने कहा कि जो पंकज बंसल का जो मामला है ये रिलेट नहीं करता है प्रवीर जी के मामले से। क्यों नहीं रिलेट करता है? इन्होंने तर्क दिया कि ये जो पंकज बंसल का मामला है वो पीएमएलए कानून के थ्रू था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करके था एक्ट, ये 2002 का एक्ट है, बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू था। और जबकि इनका जो प्रवीर पुरकायस्ते जी हैं, इनका मामला तो यूएपीए का है। तो इस पर न्यायालय क्या कहता है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, तो इस पर न्यायालय क्या करता है कि राजू जी की बात को नकार देता है और बात मानता है कपिल सिब्बल जी के। कपिल सिब्बल जी की बात को मानता है और क्या कहता है, जैसे कि जज थे ये दो, जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता जी थे, डिसीजन देते हैं। और किस आधार पर डिसीजन देते हैं और क्या क्या कहते हैं इसको अब देखते हैं। तो पहला कारण बोलते हैं कि गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है, जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा था, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया इसका। और बल किस कानून से मिलता है इसे? पहली बात तो संविधान के अनुच्छेद 22(1) से, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तार अगर करते हैं किसी व्यक्ति को, कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई संस्था गिरफ्तार करती है सरकारी, तो उसे कारण बताना अनिवार्य है, गिरफ्तारी का वजह आधार बताना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा कारण देते हैं कि यूएपीए की जो धारा है जिसके थ्रू प्रवीर जो गिरफ्तार किया गया था, उसका धारा 43 बी का फर्स्ट है, ये भी कहता है कि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका आधार बताया जाएगा, किस आधार पे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, कोर्ट ने इस बात को भी माना। दूसरी चीज, जैसा कि राजू जी विरोध कर रहे थे कि पीएमएलए जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून है, उसके थ्रू पंकज बंसल का मामला आता है। तो उसमें भी कहा गया है, उसका आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, यह भी कहता है कि गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है। ठीक है, तो तीनों मामले से तो प्रूफ हो गया गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है। और क्यों जरूरी है, तो कोर्ट ने इस बात को फोकस किया कि जरूरी इसलिए हो जाता है, सबसे पहले कि जमानत के लिए प्रयास कब करेगा, यदि जो आरोपी है उसको पता नहीं चलेगा किस आरोप में, किस बिना पे हमें गिरफ्तार किया गया है, तब तक वो अपने वकील से बात कैसे करेगा कि जमानत होगा, केस के बारे में कैसे सूचना मिलेगी कि केस लड़ना है, अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, बचाव कैसे करना है अपने आप को, है ना। तो ये जरूरी है जानेगा, तभी तो बचाव करने की बात करेगा। और तीसरी चीज कि इसमें कहा गया है कि जो विधि की उचित प्रक्रिया है, न्यायालय ने कहा विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब ये क्या होता है, इसको आगे बताते हैं कि क्या होता है विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसी के अंतर्गत बताते हैं वो कि केस से संबंधित जो मुद्दे थे उसको गुप्त रखा गया, जो कि गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए था। और जमानत के लिए और दूसरी चीज की जो आधार है वो तो बताना चाहिए था। तो विधि की उचित प्रक्रिया एक होती है
और दूसरी चीज होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर इसको देखें तो विधि की, एक साइड कर लेते हैं, विधि की उचित प्रक्रिया और ये एक स्थापित प्रक्रिया। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया में क्या होता है, अगर कोई कानून बनता है, संसद कानून कानून बनाती है हमें पता है, तो अगर कानून बनता है तो इसके मंतव्य को भी देखा जाता है और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि विधि नियम के तहत बनी है या नहीं बनी है। नियम क्या होता है, तो नियम का जिक्र हम करते हैं स्थापित प्रक्रिया में, यानी कि भारत में एक उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा हम कहते हैं और दूसरा होता है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तो अगर इन कोई भी बिल पेश होता है सदन में, यानी कि संसद में कोई भी बिल पेश होता है, तो या तो राज्यसभा में पेश होगा या लोकसभा में पेश होगा, तो इन दोनों के बहुमत से बिल पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर के बाद से क्या होता है, सरकारी गजट में वो प्रकाशित हो जाता है और ये कानून पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर इतने प्रोसेस को फॉलो किया गया है तो कहा जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को का पालन किया गया है। जबकि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया में क्या है कि कानून जो बनेगा उसका मंतव्य इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन भी देखा जाता है कि ये कहीं ऐसे दुर्भावना से तो नहीं बनाया गया है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकता हो, या फिर सरकार को अनुचित रूप में इस कदर पावर प्रदान कर देता हो जो हर कोई को कंट्रोल कर सकता हो। तो इसको रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस मामले में क्या हुआ कि जैसे कहा कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, यानी कि आपको आर्टिकल 22(1) के तहत या फिर यूएपीए के धारा 43(b) सब क्लॉज 1 के तहत या फिर पीएमएलए के धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी था, लेकिन बताया नहीं गया, इसलिए विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट किसके थ्रू आता है, तो आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत आता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस चीज को लेके कि एक होता है गिरफ्तारी का कारण, जबकि दूसरा एक होता है गिरफ्तारी का आधार। तो इसको बेसिकली अगर थोड़ा सा इसमें अंतर करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारी के कारण होता है कि वैसे तमाम गिरफ्तारियां जिसमें संदेह होता है, पुलिसकर्मी को, अथॉरिटी को संदेह होता है कि ये व्यक्ति अपराध किया हुआ है या फिर अपराध करने का शंका होता है, जिसको निवारक निरोध के तहत बोलते हैं गिरफ्तारी का मामला, या फिर किसी केस में यानी किसी मर्डर केस में या किसी अन्य केस में जेल में बंद है, और दूसरी चीज की गिरफ्तार इसलिए किया जाता है उसको कि बाहर निकल के कहीं दूसरा कोई ऐसा क्राइम ना कर दे, अपराध ना कर दे, या फिर साक्ष्यों को समाप्त ना कर दे, या किसी व्यक्ति पर दबाव ना बना दे कि अपना बयान बदल दो, जिससे कि उसके साक्ष्य का अभाव हो जाएगा। तो गिरफ्तारी का एक जनरल कारण होता है, सामान्य कारण, तो जिसमें जरूरी नहीं होता है कि बताया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जरूरी हो जाता है, अगर गिरफ्तार किया गया है तो जरूरी है कि आप कारण बताएं। कारण बताने के पश्चात ही जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है, वो अपना क्या करेगा, बचाव का प्रयास कर सकता है, या फिर जमानत के लिए या फिर अपने वकील को समझा सकता है किस आधार पे हमें गिरफ्तार किया गया है और मैंने क्या किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो मेनली ये मामले हैं। आप सभी ने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।